आदरणीय अहमद, अगर आपके सवाल का संक्षेप में जवाब दूं, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानता हो कि ये कब होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं और कौन जानता है कि कौन सी टीम जीतेगी। मान लीजिए कि हमारा स्टार्टअप एक फुटबॉल टीम है जो नवाचार के मैच में भाग ले रही है। और यहाँ भी वैसे ही है, कोई भी परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, और विज्ञान के विशेषज्ञों से मिली अच्छी रेटिंग जैसे तथ्यों के आधार पर। उदाहरण के लिए रूसी विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष फोर्टो व्लादिमीर इवगेनीविच। आइए याद रखें कि पहला उपग्रह, पहला अंतरिक्ष यात्री, पहला परमाणु हिमभंजक, पहला यात्री सुपरसोनिक विमान, ये तकनीकें मॉस्को में ही पैदा हुई थीं। और ये मुझे ये दावा करने का आधार देता है कि इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का मूल्यांकन गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे पास जो तकनीक है वो पूरी तरह से नई है। इसकी पुष्टि जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, भारत, अमेरिका, चीन जैसे देशों द्वारा की जाती है। कुल मिला के 40 से अधिक देश। वास्तव में हमने ग्रह की 80% आबादी को कवर किया है। इसकी पुष्टि उन दस्तावेजों से होती है जो मुझे इन देशों में अपने नाम पर मिले हैं। गूगल पेटेंट सर्च का उपयोग करके इन जानकारियों की सत्यता की जांच करना आसान है। हमारी तकनीकें वास्तव में डेवलपर कंपनियों के लिए रुचि का विषय हैं। उदाहरण के लिए शरद ऋतु में हमें दुबई में निर्माण मात्रा के मामले में शीर्ष 5 कंपनियों की सूची में शामिल शोभा रियलिटी से एक बैठक का निमंत्रण मिला, जहां वित्तीय, तकनीकी, निर्माण और वास्तुकला विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक हुई। आपको याद होगा, हमने दुबई के क्षेत्र में बिजली और पानी के एकमात्र आपूर्तिकर्ता डीवा कंपनी से भी मुलाकात की थी। और पहली और दूसरी दोनों बैठकों में यदि हमारे पास एक पूर्ण पैमाने पर प्रदर्शन वस्तु होती तो हम निश्चित रूप से तकनीक के उपयोग के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते। हाँ, हमारे स्टार्टअप के पास आज 300 मीटर की इमारत बनाने के लिए संसाधन नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखते हुए यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हम 50 मीटर ऊंची प्रदर्शन वस्तु को साकार कर सकते हैं। और इससे हमें दुनिया भर के डेवलपर्स को यह समझाने में मदद मिलेगी कि तकनीक घोषित मापदंडों के अनुरूप है। कोई कह सकता है नई तकनीकों को लॉन्च करने के लिए सबसे अच्छा समय नहीं है। यहाँ मैं जवाब दूंगा, इस स्थिति के अपने नुकसान भी हैं और अपने फायदे भी। आइए साल 2020 में वापस चलें। उस समय हमने $80,000 की मामूली राशि जुटाई थी, लेकिन साथ ही निवेश में लगातार वृद्धि देखी गई, जिससे हमें अधिक तेज गति से काम करने की अनुमति मिली, विशेष रूप से हमारी बौद्धिक संपदा की कानूनी सुरक्षा के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा की अवधि 36 महीने है, इसलिए इसे टालना मुमकिन नहीं है। लेकिन कोविड महामारी ने निवेश को घटाकर सचमुच $100 प्रतिदिन कर दिया, क्योंकि ऐसे समय में लोग 5 या 10 साल आगे के जीवन की योजना बनाना बंद कर देते हैं। सबसे पहले आने वाले दिनों और महीनों को जीने के बारे में सोचते हुए महामारी के अंत के बाद निवेश लगातार बढ़ने लगा, और एक समय पर हमें यह विश्वास हो गया कि हम गगनचुंबी इमारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को खुद ही वित्त पोषित कर पाएंगे। हमने इसके बारे में दुबई के शासक परिवार के प्रतिनिधि महामहिम शेख हशेर जुमा मखतूम अल मखतूम को सूचित किया। आदरणीय शेख ने हमें जवाब दिया कि एक बहुत ही दिलचस्प विचार है, और बताया कि निकट भविष्य में वो ऐसी परियोजना के डिजाइन के लिए एक जमीन का टुकड़ा चुनेंगे। उन्होंने इस बात पे भी खेद जताया कि जब वे दुबई मरीना और एक्सपो 2020 बना रहे थे तब हम उनसे परिचित नहीं थे, और इन विशाल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सिपी फॉरेस्ट और विंड जैसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। निवेश की स्थिति स्थिर होने के ठीक 6 महीने बाद फरवरी 2022 में यूक्रेन के क्षेत्र में संघर्ष शुरू हो गया। खबरों में प्रतिबंध शब्द बहुत बार सुना गया, और हमारे निवेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परियोजना के लेखक यानी मेरे पास रूसी नागरिकता है, और प्रतिबंध निश्चित रूप से हमारे नवाचार को भी प्रभावित करेंगे। मुझे बस पेटेंट नहीं दिया जाएगा और इन प्रतिबंधों का समर्थन करने वाले देशों में व्यवसाय को अनुमति नहीं दी जाएगी। ये समझाने में 1 साल से अधिक समय लग गया कि रूसी पासपोर्ट दुनिया के सभी देशों में पेटेंट प्राप्त करने में बाधा नहीं बनता है, जैसा कि पहले था। हालांकि इस पूरी अवधि के दौरान निवेश निचले स्तर पर रहा, और जब हम महामहिम से मिले तो मैंने थोड़ा समय मांगा ताकि हम दुबई में अभिनव ऊंची इमारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के मामले में अपनी वित्तीय व्यवहार्यता की पुष्टि कर सकें। धीरे धीरे हमने फिर से वो राशि जुटानी शुरू कर दी जो हमारी तकनीक वाली ऊंची इमारत के संयुक्त कार्यान्वयन में हमारी क्षमताओं की पुष्टि कर सके। साथ ही हम सबसे बड़ी कंपनी एमआर के मालिकों के साथ बैठक की तैयारी कर रहे थे। ये कंपनी निर्माण के मामलों में सबसे महत्वाकांक्षी है,
क्योंकि इसी ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाई है। लेकिन यहाँ स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, क्योंकि फरवरी 2026 में होर्मुज जलडमरू मध्य के क्षेत्र में शुरू हुए संघर्ष के कारण रियल एस्टेट बाजार गिर गया। इस प्रकार आज हमारे पास दुनिया भर से 30,000 निवेशक हैं। दुनिया के 40 से अधिक देशों में आविष्कारों के पेटेंट हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे नवीन कंपनियों के संपर्क हैं, जिनकी एक तरफ आज रियल एस्टेट की मांग कम है, लेकिन दूसरी तरफ वे समझते हैं कि निर्माण उद्योग में विकास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो निकट भविष्य में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें कल क्या करना चाहिए? पहला, वार्षिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट को बनाए रखना जारी रखें। दूसरा, हमारे 50 मीटर के प्रदर्शन मॉडल का निर्माण जारी रखना। मुझे विश्वास है कि निर्माण के अंत तक संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और इस तथ्य के बीच कि सभी देश अपने लिए ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ऊर्जा स्वतंत्रता दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता है, हम नए तरीके से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक में दोगुनी या तिगुनी रुचि देख सकते हैं। आज के समय में नए निवेशक लगभग ना के बराबर हैं, ठीक वैसे ही जैसी कोविड महामारी के दौरान था। लेकिन 10,000 ऐसे निवेशक हैं जिनके पास किस्तों वाले पैकेज हैं, और अगर हर एक निवेशक समय पर अपना भुगतान करता है तो ये धनराशि हमारे 50 मीटर के प्रदर्शन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त साबित होगी, जिसके बाद हमें बाजार में अच्छी मांग मिलने की प्रबल संभावना है। हमें तकनीक के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस बेचना शुरू कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि इमारत की लागत का 5% हमारी विकसित तकनीक के उपयोग की अनुमति के लिए एक उचित कीमत है। इस प्रकार से देखा जाए तो किसी समय 300 मीटर की इस भव्य इमारत के लिए मात्र एक ही लाइसेंस बेचकर हम अपने सभी निवेशकों का निवेश पूरी तरह से सुरक्षित और वापस कर पाएंगे। और अगर हम 100 लाइसेंस बेचते हैं तो 100 गुना ज्यादा। विद्युत ऊर्जा इस ग्रह पर सबसे दुर्लभ और बहुमूल्य संसाधन है। कुछ क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत हर साल 10% से भी अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। कमी बढ़ने के साथ साथ कीमत भी बढ़ती जाती है। पिछले 5 वर्षों में यूरोप में कीमतें 20 से 50% तक बढ़ गई हैं। तो हम आईपीओ कब लेंगे? ये मुख्य रूप से 50 मीटर के प्रदर्शन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। देखा जाए तो वैसे आईपीओ लाना एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान दें कि लाभांश देने या कंपनी के शेयरों की खुली बिक्री शुरू करने के लिए हमें आईपीओ का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के आधुनिक युग में ऐसी तकनीकें मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं भी सिर्फ 5 मिनट के भीतर आपको पैसे भेजने की शानदार सुविधा प्रदान करती हैं। इसलिए जैसे ही पहला मुनाफा मिलता है, हम बिना किसी देरी के तुरंत आपका लाभांश आपको दे सकते हैं। उपरोक्त बातों के आधार पर प्रिय अहमद, मुझे लगता है कि आपने हमारे स्टार्टअप में निवेश करके सही चुनाव किया है। स्पेसएक्स कंपनी को स्थापना से लेकर पहले मुनाफे तक 21 साल लगे। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी को 10 साल लगे, टोयोटा को 13 साल और राइट ब्रदर्स को भी 10 साल के लंबे समय के बाद मुनाफा कमाने में सफलता मिली। विंड प्रोजेक्ट से मुनाफा कमाना शुरू करने के उद्देश्य से हमें अब कम से कम 50 मीटर लंबा एक प्रदर्शन प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। इसे पूरा करने की गति मुख्य रूप से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अगर वे उपलब्ध हैं तो हम इसे 1 साल में बना सकते हैं। मैं अपने सभी निवेशकों से अपना अकाउंट चेक करने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि भुगतान समय पर किया गया है। अगर हर निवेशक अपनी योजना के अनुसार राशि जमा करता है तो हमारे पास निर्माण पूरा करने के लिए पैसे होंगे। पहली लिफ्ट को याद करें, किसने सोचा था कि यह हर इमारत में होगी? आज ये लाखों इमारतों में है। मुझे विश्वास है कि हमारी तकनीक का उपयोग आज की लिफ्ट की तरह ही अक्सर किया जाएगा। बस इस तकनीक को एक वास्तविक प्रोजेक्ट में दिखाना ही काफी होगा। हमने इस लक्ष्य को पाने का कम से कम 80% रास्ता तय कर लिया है। हमारी टीम जीत के अंत तक आगे बढ़ती रहेगी।